लास्ट टाइम इट स्टार्टेड सॉलिड और उसकी इंट्रोडक्शन में चंद बातें आपसे कही। इट वाज बिहेवियर ऑफ सॉलिड और उसमें आपसे कहा कि दे आर नॉट एबल टू डिफ्यूज प्रॉपर्ली, so the diffusion is negligible. A very slight chance of diffusion in some cases may be due to the vibratory motion of the solids. But compressibility is absolutely not possible. The solid cannot be compressed at all. Yes, on applying pressure, the solid may change their shape as well as they may be broken down. तो वो टूट भी सकते हैं और अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं, and that is what we call deformity. But they cannot be compressed at all. तो लास्ट टाइम हमने दोनों बातों का रीजन लिखा था। तो ये जो लफ्ज हमने इस्तेमाल किया है डिफॉर्मिटी, इसकी भी हम अलग से डेफिनेशन लिख लें। तो डिफॉर्मिटी इज एबिलिटी of solid to change its shape when it is subjected to high pressure. Is called deformity. Deformity is the ability of solid to change its shape when a high pressure is applied to it, या when it is subjected to high pressure. ये बात इस पर ऑलरेडी हम कर चुके थे कि डेफिनेशन के साथ। अब जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि ये कंप्रेसिबिलिटी और डिफ्यूजिबिलिटी को एक कंटिन्यूएशन में चल रहा था कि गैसेस में भी डिस्कस किया, लिक्विड में भी तो सॉलिड। अब एक स्पेशल बात ऐसी है किताब में और मजीद जिसका ताल्लुक सिर्फ सॉलिड से है, तो गैसेस या लिक्विड में उसका नहीं किया गया, और वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जो कुछ सॉलिड शो करते हैं, सारे के नहीं। क्या है? हम सबको पता है कि एक नॉर्मल ट्रेंड ये है कि अगर आपने सॉलिड को हीट किया तो वो मेल्ट होके लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट किया तो वो बॉयल होकर गैस बनता है। The reverse is also possible when you cool these things. It's a normal sequence. कुछ दुनिया में सॉलिड ऐसे हैं जो इस सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वो सॉलिड जब हीट किए जाते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें लिक्विड फेज नहीं आता। और इसी तरह अगर उस गैस को वापस कूल किया जाए तो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है, उसमें फिर लिक्विड फेज नहीं आता। तो ऐसे सॉलिड लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते, इनमें दो स्टेट्स होती है, सॉलिड एंड गैस। सबसे मशहूर सब्सटेंस जो हमें भी पता होगा वो है आयोडीन। इज अ सब्लाइम। सॉलिड होता है, गर्म करें तो गैस बन जाता है, उस गैस को ठंडा करें तो सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है रूम टेम्परेचर पर, अगर हम उसे ठंडा करेंगे तो लिक्विड नहीं बनेगी, डायरेक्ट गैस सॉलिड बनेगी। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, उसे गर्म करेंगे फिर गैस होगा। ये प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है हीट करने पर और उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर कोई और बात सोचते हैं। Some solids when heated converts to gas
changing to liquid state. Such solids are called sublime, and such this process is called sublimation. कॉमन सब्सटेंसेस जो सबलाइन होते हैं उनमें शामिल है अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, आयोडीन, solid carbon dioxide, which is called dry ice. Nephthalene. तो डेफिनेशन हमारे यहाँ है, लेकिन ऐसी बात है पढ़ने के फौरन बाद दिमाग में सवाल आता है क्यों ये सॉलिड लिक्विड क्यों नहीं बनते, तो इसका क्या जवाब होगा? हमने कहा ये वो सॉलिड हैं जिन्हें हम कहते हैं वोलेटाइल सॉलिड्स। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था वोलेटाइल? ऐसे लिक्विड्स के लिए जो आसानी छोड़ जाते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है ना। कहते हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो बॉर्डर पे होते हैं। कौन से बॉर्डर पे? भाई एक आप मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी थी, एक होता है आपके ग्रेड्स नंबर के जो हैं उसमें रेंज होती है। ए ग्रेड 70% से शुरू होता है, 79.9 तक होता है। तो अब देखा जाए तो दो बच्चे जिनका ए ग्रेड है, मैट्रिक के हिसाब से बात करें तो 1% 8.5 मार्क्स की होती है। तो जिसकी परसेंटेज 70 है और जिसकी परसेंटेज 79.9 है, दोनों ए ग्रेड है, उनके नंबर में 84 मार्क्स का फर्क होगा। और फिर जिसकी परसेंटेज 79.9 है जो ए कहला रहा है, और जिसकी परसेंटेज 80 है जो A1 कहला रहा है, दोनों में एक नंबर था। तो ऐसे बच्चे बेचारे 79.98 79 ऐसी परसेंटेज लाने होंगे तो बैठ गया उनमें, और A+ वाले बच्चे में 3 या 4 मार्क्स का फर्क है, और बेचारे ए कहलाएंगे, सारी जिंदगी ए कहलाएंगे। यहाँ डिसएडवांटेज फील होता है, लेकिन एक और भी पहलू है। जिस बच्चे की एग्जैक्ट 70 परसेंटेज आ गई, एक नंबर कमाता तो डी हो जाता, एक नंबर से ए होता, एक नंबर से उसका डिवीजन बढ़ गया। हालांकि देखा जाए तो इट इज मोर क्लोजर टू द बी ग्रेड स्टूडेंट, बढ़ गया। तो ये जो एच में है ना बच्चे, समझिए ये वाली सूरत हाल की बड़े एक तरह से हमारी इनका ग्रेड जो है वो थोड़ा सा इनजस्टिस होता है। आया हम इन्हें बी कहें या ए कहें, एक नंबर से आगे चल गया बस। तो इसी तरह सॉलिड लिक्विड गैस में ऐसे लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम थी, इतनी कम थी कि जरा सी और कम हो जाती तो वो गैस बन जाते, लेकिन थोड़ी सी बिल्कुल बॉर्डर पे आई, एक नंबर बढ़ गया और वो गैस होते होते लिक्विड बन गया। वो है वोलेटाइल लिक्विड्स। चूंकि उनमें गैस से ज्यादा करीब है वो लिक्विड से ज्यादा दूर है, जो बिल्कुल एच में है, एक नंबर से उनका ग्रेड बढ़ गया।
तो वो गैस से भी रेलेवेंट प्रॉपर्टी दिखाते, तेजी से उड़ जाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कम होता है, वोलेटाइल कहलाते हैं। ऐसे ही सॉलिड में भी तो होंगे ना, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी कम थी कि अगर जरा सी और कम हो जाती तो वो बेसिकली लिक्विड बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको पुश मिल गया और सॉलिड बन गया। तो बन तो गए सॉलिड, ये वो सॉलिड है। वैसे आप लोगों का तो खैर अब इम्तिहान ही नहीं हुआ तो आप इस स्टेज से महरूम रह गए। अरसा 7 या 8 साल पहले गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया इसी वजह से, एक नंबर कम होता है तो एक बच्चा बेचारा ए हो गया, तो अब किसी की 79.9% नहीं आती फॉर योर फाइनल। उस वक्त गवर्नर साहब ने रूल निकाला और अगर मुझे सही याद है तो 3 नंबर उन्होंने ग्रेस मार्क्स बनाए थे कि अगर किसी बच्चे का ग्रेड 3 नंबर से रह रहा है तो हम वो ग्रेड उसको दे देंगे, तो उसके मार्क्स में +3 नंबर ऐड कर दिए जाते हैं ताकि वो 79.2% बन रही है, 3 नंबर और मिल जाते तो 80 बन जाती, तो उसको 3 नंबर देकर 80 बना देते। तो अब वो है ए ग्रेडर, ग्रेस मार्क्स लेकर A1 के साथ बैठ गया है। तो ये जो सॉलिड है ना सबलाइम, ये असल में सॉलिड नहीं थे, ग्रेस मार्क्स मिल गए तो सॉलिड बन गया। तो अब होता गया बड़ा प्यारा फिनोमेना है, क्योंकि ये है सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले सॉलिड। तो भाई इनमें होता ये है कि जैसे ही आप इन्हें हीट करते हैं और ये मेल्ट होते हैं, तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, यानी जैसे ये लिक्विड बनना चाह रहे होते हैं, एंड उस मौके पर इनका वेपर प्रेशर 760 से ज्यादा होता है। तो अब क्या होगा, इस दुनिया में जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है, कोई भी सब्सटेंस 760 से ज्यादा वेपर प्रेशर के साथ नहीं रह सकता, वो फौरन बॉयल हो जाएगा। तो इन सॉलिड्स के साथ प्रॉब्लम ये है, दुनिया के जितने भी सॉलिड हैं, आइस बर्फ ले लें, जैसे ही आप उसे मेल्ट करेंगे 0 डिग्री पर और वो पानी बनेगा, तो 0 डिग्री पर भी उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। कितना है जी? 3 वेपर प्रेशर में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760, बस तो ठीक है ना, तो वो लिक्विड बन जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर आप बर्फ को एक ऐसी जगह पर जाकर मेल्ट करें जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 है, तो अब क्या होगा, जैसे ही पानी मेल्ट होकर लिक्विड बनेगा, उसका वेपर प्रेशर 3 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 है, तो पानी मेल्ट होगा, वो फौरन मेल्ट के साथ साथ बॉयल भी हो जाएगा। अब मुझे पानी भी सबलाइम बन गया, क्योंकि आपने इसे सबलाइम बना दिया बाय डिक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करके सारे सॉलिड्स को सबलाइम बना सकते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ ये करनी है कि जिस वक्त वो मेल्ट हो और लिक्विड बनने लगे, उसका वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अब नेचुरली गिनती के चंद सॉलिड हैं, ये कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, यानी मेरे हिसाब से ऐसे कुछ ही और होंगे, जरा कॉमन नेम है तो हमने कोट कर दिए। चंद सॉलिड ऐसे हैं जिनमें ये खूबी है कि जब वो मेल्ट होते हैं तो उनका वेपर प्रेशर 760 से ज्यादा होता है, फॉरन बॉयल, तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों एक साथ होता है। दैट्स व्हाई हम उनकी लिक्विड फेज देख नहीं पाते। और अगर हमारी बात गलत है, अगर हम गलत सोच रहे हैं, तो फिर जो मैंने आपसे कहा वो कभी भी नहीं होगा। अब इसी को देखकर हमने कहा अच्छा अगर ये बात है तो जरा ट्राई मारते हैं, हम फिर दुनिया की हर चीज को सबलाइम बना सकते हैं। सिर्फ क्या करना होगा, चेक करो कि जब वो मेल्ट होते हैं तो उनका वेपर प्रेशर कितना होता है, उनको फिर ऐसी जगह ले जाकर मेल्ट करो जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उससे कम हो जाए, सब चीजें। और इसी तरह इनको भी हम नॉर्मल कर सकते हैं। तो हमने पता लगाया, फॉर एग्जाम्पल नेफ्थलीन, ये है फिनाइल की गोलियां, जो हम वॉश बेसिन में छोटी छोटी गोलियां डालते हैं जर्म्स को किल करने के लिए, हर वॉशरूम में डली होती है छोटी छोटी फिनाइल की गोलियां गिराते हैं, वो नेफ्थलीन होता है, केमिकल नेम उसका प्रॉपर नेफ्थलीन। हमने देखा कि जब आप इसको हीट करते हैं और वो मेल्ट होता है 79 डिग्री पर, 79 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही वो मेल्ट होता है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो 810 डिग्री होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है, बॉयल भी हो गया। हमने कहा क्यों ना इस फिनाइल की गोली को प्रेशर कुकर में रख के मेल्ट करते हैं। अगर आपको याद है तो मैंने क्या कहा था, प्रेशर कुकर के अंदर
एक्सटर्नल प्रेशर 910 है। अब फिनाइल मेल्ट होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना बनेगा 810, और इनसाइड दी प्रेशर कुकर कितना एक्सटर्नल प्रेशर है 910। क्या वो बॉयल होगा? वो लिक्विड, और उस वक्त तक लिक्विड बना रहेगा जब तक आप उसे गर्म करके उसका वेपर प्रेशर 800 से 910 तक नहीं ला देते। उसका मतलब है हमने नेफ्थलीन को सबलाइन से नॉर्मल बना दिया, और हमें समझ आ गई ये सारा खेल इस बात का है कि ये चंद सॉलिड वो हैं जिनका वेपर प्रेशर एट द टाइम ऑफ देयर मेल्टिंग exceeds to the atmospheric pressure. That's why ये मेल्ट और बॉयल एक साथ हो जाते हैं और हम इन्हें सबलाइन कहते हैं। ठीक है, पहला ये चूंकि सिर्फ डेफिनेशन थी, तसल्ली के लिए हमने कहा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड बिहेवियर के नाम पर, और इन तीनों में सब्लिमेशन डेफिनेशन में आएगा, और इससे पहले जितनी चीजें हमने पढ़ी उनमें रीजंस थे। डिफॉर्मिटी की भी डेफिनेशन एक दफा आई हुई है, इसके लिए भी आ सकती है। अब आइए टॉपिक, गैस में थे केएमपी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के साथ 5 लॉस पढ़े, काफी लंबा सेक्शन था। लिक्विड में आए तो 3 टॉपिक थे, विस्कोसिटी, सफिशिएंसी और वेपर प्रेशर। अब सॉलिड में सिर्फ एक टॉपिक है, और उस एक टॉपिक का ताल्लुक है शेप से। मतलब सॉलिड की सबसे अहम खूबी इसका शेप फिक्स होता है, किसी और का शेप फिक्स नहीं है इसका, ये तो सारा जोर उसी पर डाल देते हैं। तो शेप के लिहाज से सॉलिड 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। हमें पूरे सॉलिड में इन्हीं के बारे में, इनफैक्ट एमोर्फस का भी बस नाम पहले लेंगे, वरना सब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, क्या खूबियां हैं, तो एक ही टॉपिक होगा विद, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो बात हमने कही क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, इनका आपस में कंपैरिजन भी हो जाए और इनकी डेफिनेशन भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम बना रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, और एक बना रहे हैं एमोर्फस सॉलिड्स का। तो मेरा ख्याल है ये नाम तो काफी फेमिलियर है हमसे, क्रिस्टल। क्या ख्याल है, क्या हम में से कोई बता सकता है क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? जो आपको समझ में आता है। गिलास, अब ये पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है जिंदगी में, दुनिया की किसी भी चीज का नाम ले लेते आप, वो क्रिस्टल हो सकती है। अगर दुनिया में कोई चीज क्रिस्टल नहीं है तो होती गिलास। ये अभी आप पढ़ लेंगे तो आपको देखेंगे, यानी आप आंखें बंद करके किसी भी सॉलिड का नाम ले लें, सॉलिड का, वो क्रिस्टल होगा। सिर्फ एक चीज दुनिया के हजारों करोड़ों खरबों सॉलिड में क्रिस्टल है, और वो थी गिलास। और इत्तेफाक देखिए, उस बच्चे के दिल में नहीं, अक्सर बच्चों के दिल में उसी का नाम आता है, क्योंकि क्रिस्टल गिलास एक बड़ा मशहूर है। ये क्रिस्टल गिलास वो गिलास था जिसका 92 का वर्ल्ड कप बना हुआ था, वर्ल्ड कप था, हमने एक ही जीता है, वो क्रिस्टल गिलास था। तो ये क्या होता है, और इस नाम की कंफ्यूजन की वजह से अक्सर लोगों को बाहर क्रिस्टल गिलास नहीं हो सकते। बस आगे चलते हैं। मैंने पूछा क्रिस्टल है क्या, एग्जाम्पल नहीं पूछी, मुझे क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है ना। हार्ड सॉलिड होते हैं, तो एमोर्फस सॉफ्ट हो गए, पाउडरी होते हैं, और क्रिस्टल क्या होते हैं, नहीं समझा, रिजिड होते हैं। यार वैसे अगर मैं पाउडर को भी सॉफ्ट बना दूं तो वो भी रिजिड होते हैं,
कोई और भी बात होती होगी जो क्रिस्टल का नाम सुन के ध्यान में आती है। शाइनी, अभी बताओ शाइनी का मैं क्या करूँ? अच्छा चलो ऐसे करें, आप ही बता दें, वो तो मैं नहीं बताना है आप लेकिन ऐसा कर लेते हैं कि एक छोटा सा सवाल फिर पूछने की मजा है ना, तो पूछने का फायदा नहीं। देखा है आपने जिंदगी में कभी क्रिस्टल को? किस्सा खत्म हो गया। देखा है तो फिर पूछ लूं ना, अब देखा ही नहीं है तो फिर बंदा क्या बताएगा? तो किसने आज तक क्रिस्टल देखा है और किसको देखा है? कौन था वो क्रिस्टल? डायमंड था। आपने कहाँ देखा वो क्रिस्टल और डायमंड? अच्छा, तो वो उन्होंने खुद जमीन खोद के निकाला था या रूरल दिमाग से निकाला? तो फिर वो क्रिस्टल मैन मेड है, वो तराशा जाता है। कहते हैं ना हीरे को तराशो तो उसका शेप खूबसूरत है, वो तो फिर हमने बना दिया। हम इस वक्त नेचुरल सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा चले, वो है तो क्रिस्टल, चाहे इंसान ने बनाया, उसकी अपीयरेंस की फीचर बताएं, किस वजह से आपने बोला ये क्रिस्टल है? इसलिए कि वो चमकता है? रिफ्लेक्टिंग तो आईना भी करता है, रिफ्लेक्टिंग उसको भी करके क्रिस्टल कहते हैं। क्या ऐसी चीज होती है क्रिस्टल को देखकर जो आप लेंगे वो ये क्रिस्टल होगा? अरे दुनिया की हर चीज 3 डायमेंशनल होती है, तो एक चीज बता दो जो 3 डायमेंशनल है। हम भी 3 डायमेंशनल है, तो हम क्या क्रिस्टल हैं? आप एक क्रिस्टल आ रहा है। चलिए अब आप खत्म कर देते हैं बात, इतना टाइम काफी। ये करना पड़ता है फिर एक बात बताने के लिए, शायद तो चल जाए फिर दिन में मेरी बात। साइंस जब तक पढ़ के पढ़ी जाएगी सत्यानाश होगा। साइंस किताब से और रट्टे मार के और सुन के नहीं पढ़ी जाती, अनफॉर्चुनेटली। साइंस करके पढ़ी जाती है, एक्सपीरियंस। अगर हम में से किसी एक ने भी जिंदगी में कभी क्रिस्टल देखे होते हैं, तो फिर वही मशहूर जुमला कहता हूँ, रात को नींद नहीं आती, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखे ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या, हमने देखे ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या, बस नाम सुना हुआ है, बस चल रहा है। तो भाई बात ये है कि सॉलिड जो जमीन से निकलते हैं नेचुरल, इंसानों के बनाए हुए हैं। तो अब अगर मैं उस हीरे की ही बात करूं जो आपने कहीं देखा हो या फिल्मों में देखा हो, हीरो जो, तो एक ऐसा सॉलिड दिखाते हैं जो बड़ा वेल शेप्ड होता है, उसका शेप बड़ा ही रेगुलर, ऐसे ना। और आमतौर पे जो डायमंड दिखाते हैं ना, वो ऐसा, हम उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, ऐसे शेप का होता है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है। क्या हम समझते हैं कि इतना वेल डिफाइंड शेप बना बनाया जमीन में से निकल रहा होगा? ये यकीन करने का तरीका है। तो साफ लगता है किसी को कोई पत्थर मिला, उसने उसको रगड़ रगड़ खूबसूरत सा शेप बनाया। ये है असल पॉइंट। जमीन से कुछ सॉलिड निकलते हैं। अब जिन्होंने अपनी आंखों से देखा वो हैरान होंगे ना, मैं और आप क्यों होंगे? हमने तो ना सुना, ना पढ़ा, ना देखा। तो वो इससे भी ज्यादा वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप्स में निकलते हैं। किसी का शेप परफेक्ट क्यूब होता है, किसी का शेप ऐसा होता है, किसी का शेप बहुत ही रेगुलर हेक्सागन होता है। यानी वो ज्योमेट्रिकल शेप जो आप बचपन में ज्योमेट्री में पढ़ते थे, एग्जैक्टली वैसे शेप की। यकीन नहीं आता कि ये खुद ब खुद बने हैं। हमें लगता है नहीं 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 नहीं, ये किसी इंसान ने बनाया। खुद ब खुद कैसे इतना रेगुलर? खुद ब खुद तो चीजें बड़ी बेहंगम बनती हैं। यहां से बात आ गई कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो अपने आप को इंतहाई रेगुलर और वेल पैटर्न ज्योमेट्रिकल शेप में लाते हैं, वो कहलाते हैं क्रिस्टल्स। आज अगर ये काम आप कर लें तो आपके हाथ में है सब कुछ, सिर्फ ये लफ्ज लिख दें क्रिस्टल्स, पिक्चर्स ऑफ क्रिस्टल्स कर रहे हैं,
और इसे गूगल कर दें या यूट्यूब पे चले जाएं, तो आपको नेचुरल क्रिस्टल्स की तस्वीरें मिलेंगी और आपका यकीन करने को दिल ही नहीं चाहेगा कि ये नेचुरल है। ऐसे खूबसूरत, अब खूबसूरत से यहाँ मुराद है वेल डिफाइंड पैटर्न। ऐसा होता है ना, हम अब इसे जमीन पे हमने टाइल्स का शेप बनाया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर। अब आप कोई मान सकता है कि जो टाइल्स हमने लगाई थी यहाँ परफेक्ट स्क्वायर, ये ऐसी जमीन से निकली थी? ये तो हम लोग जगह लोगों का काट बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सिंथेटिक है, लेकिन एग्जैक्टली इसी अंदाज के शेप के जमीन से सॉलिड निकलते हैं। अच्छा, वो तो जो निकलते हैं हमारे बोली, हम खुद बनाए ना, तो हम खुद भी बना सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो करके कोशिश देखिएगा, तो फिर आपको इस टॉपिक को पढ़ते वक्त वही फीलिंग थोड़ी थोड़ी आ जाएगी जो आनी चाहिए। तरीका क्या होगा? अब केमिकल से शायद बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो घर में आसानी से मिल जाए वो तो चीनी है या नमक है। दोनों में से किसी एक को पानी में डिजोल्व करें अच्छी तरह, और फिर उसके बाद उस पानी को किसी जगह पर, ऐसी जगह पर रखते हैं किसी का एक्सेस ना हो, ये ना हो हाथ वाथ मार देगा, और रख के भूल जाइए। आज ये काम कर दें तो फिर मेरा ख्याल में 3-4 दिन इंतजार कीजिए। उस अरसे में थोड़ा सा पानी दीजिएगा ताकि 3-4 दिन बाद नतीजा आ जाए, वरना तो हफ्ते भर इंतजार करना पड़ेगा। ज़्यादा पानी ले लिया तो वो पानी खुद ब खुद इवेपोरेट हो, हीट वीट कोई नहीं कर रहा। यानी मैंने फर्स्ट कर लें थोड़े से कप में नमक और पानी मिलाकर सोल्यूशन बनाया, पानी लिया, नमक डाला, अच्छी तरह हिलाया, फिर नमक गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, डिजॉल्व हो गया, और फिर उसको उठाकर छत पे कहीं रख दिया, या ऐसी जगह जहाँ धूप भी आती हो। तो 2-3-4 दिनों के बाद आपने देखा सारा पानी हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो पीछे वो नमक आपको फिर से मिलेगा। आपने नमक जो डाला है, जो घर में आपके वो पाउडरी है, तो आपने डाला, आपको दिखा हमें पाउडर डाला है। अब जो नमक उसमें आपको वापस मिलेगा, आप देखेंगे वो खूबसूरत से क्यूब्स, ऐसे क्यूब की यकीन करने का दिल नहीं चाहेगा कि ये खुद बने। अब उनको कोई वो आके इसको ऐसे काट काट के बना के गया है, ऐसे प्यारे क्यूब्स बने हुए। सोडियम क्लोराइड से भी क्यूब बनते हैं, शुगर से भी क्यूब बनते हैं। अगर हमारा एक्सेस कुछ और केमिकल्स को हो जाए, जैसे बड़ा मशहूर है कॉपर सल्फेट, 9th में इस्तेमाल भी किया था। जैसे होता है वो घरों में नहीं होता है, लेकिन अगर लैब में कभी जहाँ हमारा एक्सेस हो जाए और हम उसका इसी तरह सोल्यूशन मांगें तो और खूबसूरत शेप से क्रिस्टल। तो इससे हमने, हमारे दिल में बात आती है, ये कैसे हो गया कि सॉलिड ने अपने आप को ऐसे पैटर्न में अरेंज किया, इतने रेगुलर अंदाज में अरेंज किया, तो बेहंगम तरीके से होना चाहिए ना, पाउडर पाउडर था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैंने तो पाउडर डाला था। तो ये है अब हमारा टॉपिक, सॉलिड अपने आप को ऐसे वेल पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स में कैसे ले आते हैं, क्यों ले आते हैं, और कब कब ले आते हैं, कौन ऐसा कर लेता है, कौन नहीं करता, ये सारी बातें यहाँ आएंगी। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि सॉलिड अपनी अपीयरेंस की बुनियाद पर दो तरह के हैं, जिनकी अपीयरेंस पाउडरी है, जिनकी अपीयरेंस में कोई ऑर्गेनाइज रेगुलर शेप नहीं है, बेहंगम शेप है, डिसऑर्डर शेप है, वो है एमॉर्फस। लफ्ज एमॉर्फस में लफ्ज मॉर्फ शेप को कहते हैं। मॉर्फ से पहले ए लग जाए, तो जैसे इंग्लिश में है ना, कुछ वर्ड्स का अपोजिट बनाना हो तो उनके नाम से पहले ए लगा देते हैं। तो ए मॉर्फ का मतलब है विदाउट शेप। अब यहाँ विदाउट शेप इस सेंस में कहा गया है, विदाउट एनी रेगुलर शेप, वरना सॉलिड का शेप तो होता ही है ना भाई। तो एमॉर्फस वो सॉलिड हैं जिनका कोई रेगुलर ऑर्गेनाइज शेप नहीं होता, बेहंगम शेप होता है, डिसऑर्डर शेप होता है, और क्रिस्टल्स का इंतहाई ऑर्डर्ड वेल पैटर्न ज्योमेट्रिकल शेप होता है। जहां तक बात 3 डायमेंशन वाला लफ्ज है, दोनों 3 डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशन का मतलब है जिसकी लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो। क्या आप कोई ऐसा सॉलिड ला सकते हैं जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हो, हाइट ना हो? अजीब सी बात है, ठीक है ना? तो 3 डायमेंशन तीनों होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ झगड़ा है अरेंजमेंट का, और वो भी वेल ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट, और एक में रैंडम अरेंजमेंट।
और असल मजा है देखने से पता चलता है। जो पाउडर पाउडर है, कोई शेप नहीं बन रहा, वो एमॉर्फस। और जिसमें हमें वाज़े तौर पर ऐसे टुकड़े मिले सॉलिड के जो कोई क्यूब बना रहा है, कोई हेक्सागन बना रहा है, कोई ऐसा डायमंड शेप बना रहा है, तो फिर वो कहलाएंगे क्रिस्टल। ठीक है, तो पहली चीज जो इसकी डेफिनेशन बनती है उसे हम कह ही रहे हैं ज्योमेट्री। और यहाँ अच्छा, इससे पहले एक और बात छोटी सी कह दूं। हमने जब गैसेस पढ़ना शुरू किया था तो पहला पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये कहा था कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हमने पहले ही दिन ये सपोज कर लिया था कि गैसेस में जो भी पार्टिकल है उन्हें मॉलिक्यूल कहा जाएगा। अब गैसेस में कौन से पार्टिकल्स होते थे, एटम या मॉलिक्यूल, तो हमने दोनों को मॉलिक्यूल कह दिया। आयन गैसेस में नहीं होते, आयन लिक्विड में भी नहीं होते। तो लिक्विड और गैस दोनों में या तो सिंपल एटम होते हैं या एटम्स का ग्रुप होता है जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। आसानी की खातिर हम दोनों को मॉलिक्यूल कह देते थे। लेकिन अभी जब हम सॉलिड में आ रहे हैं तो सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है जो आयन से मिलकर भी बनती है, कैटायन एनायन से मिलकर, न्यूट्रल एटम से मिलकर भी बनती है और मॉलिक्यूल से भी मिलकर बनती है। तो यहाँ अब हम सिर्फ मॉलिक्यूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें एटम, मॉलिक्यूल, आयन तीनों का नाम लेना होगा। और तीनों का नाम नहीं ले सकते तो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे पार्टिकल्स। तो हम कहेंगे पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, तो इससे मुराद होगी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। तो क्रिस्टलाइन की डेफिनेशन है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड in well defined regular and three-dimensional geometrical shapes। और यहां लिखेंगे इन एमॉर्फस सॉलिड्स पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर नॉट अरेंज्ड in well defined regular and three-dimensional geometrical shape। तो सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाए तो यही पॉइंट दिखाया था। और अभी हम चूंकि कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें हम और भी कुछ प्रॉपर्टीज इन दोनों की मेंशन करेंगे, तो उसमें ये अभी हमारा पहला पॉइंट हुआ जिसमें फोकस किया गया इस बात पर कि ऐसे सॉलिड जिसके पार्टिकल खुद को एक वेल मैनर्ड और ऑर्गेनाइज अंदाज से अरेंज करें, ज्योमेट्रिकल अंदाज से अरेंज करें, वो कहलाएंगे क्रिस्टल, और जो ऐसा ना करें वो कहलाएंगे एमॉर्फस। अब इन सॉलिड्स की अपीयरेंस में और दीगर बातों में कौन कौन सी और खूबियां हैं वो हमें डिस्कस करनी होंगी। तो अब यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।